नमस्कार। साहित्य सृजन कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुझे खुशी है। मेरे साथ विजय बहादुर सिंह उपस्थित हैं, हिंदी के जाने माने आलोचक और कवि। वे हमारे समय के जितने ही प्रखर चिंतक और तेजस्वी आलोचक हैं, उतने ही समर्थ वे कवि भी हैं। प्रायः यह माना जाता है कि आलोचक का काम आलोचना करना है, कवि का काम कविता लिखना। पर टी.एस. इलियट कहते हैं कि जो समीक्षक है, आलोचक या क्रिटिक है, उसको कवि होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कवि, ज्ञानी, पंडित, इनमें कोई अंतर नहीं किया जाता। हमारी परंपरा में कवि को ज्ञानी और पंडित होना चाहिए, बल्कि कवि और ऋषि को एक माना गया। विजय बहादुर सिंह जी एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हैं हमारे समाज में, जिन्होंने भारतीयता के संस्कारों को, अपने गुरुजनों से प्राप्त संस्कारों को सहेजते हुए न केवल ज्ञान की परंपरा को, चिंतन को अपने भीतर पोसा, संवर्धित किया, उन्होंने अपने कवि को भी उतना ही सहेज करके रखा। और मुझे तो उनकी रचनाएं पढ़ते हुए बहुत समय से मैं उनसे परिचित रहा हूँ। सदैव यह लगता रहा है कि उनका जो आलोचक है, समीक्षक और चिंतक है, वह उनके कवि को पोसता रहा है और उनका कवि उनके समीक्षक को उत्तेजित करता रहा है। उनका यह नया कविता संग्रह, प्रतिनिधि रचनाओं का उनका यह संग्रह सामने आया है, आज हमारे पास है, मेरे हाथ में है। फूल को याद थे सारे मौसम। एक लंबी यात्रा तय की है कवि के रूप में विजय बहादुर सिंह ने, और उनकी चुनी हुई रचनाएं इस संकलन में प्रकाशित हैं। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी काव्य यात्रा को लेकर के, और कवि के रूप में उनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले विजय बहादुर सिंह के कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। नेपथ्य, मौसम की चिट्ठी, पृथ्वी का प्रेम गीत, पतझड़ की बांसुरी, आपके लाए हुए दिन, भीमबेटका और अन्य कविताएं। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा विजय बहादुर जी आपसे, जी नमस्कार, कि लगभग 60 वर्षों की आपकी यात्रा है कविता के क्षेत्र में, और लगभग उतनी ही समीक्षा के क्षेत्र में भी। तो आप कैसे आंकते हैं अपने आप को, और एक कवि के रूप में आप अपने आप को जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो कैसा देखते हैं अपने को, और काव्य यात्रा आपकी कैसी रही? क्या दृष्टि आपके कवि के पीछे रही है, कवित्व के पीछे रही है? ये त्रिपाठी जी, ये थोड़ा जटिल सवाल भी है। मेरे लिए नहीं, किसी भी कवि के लिए जटिल सवाल है। लेकिन क्योंकि जब वो शुरू करता है तब उसको ठीक से विश्वास भी नहीं रहता कि वो कवि है भी कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसी उसकी यात्रा बढ़ती है और उसकी अभिव्यक्तियाँ लोगों के द्वारा सराही जाती हैं और उनका मूल्यांकन शुरू होता है, तब वो कुछ महसूस करना माने शुरू करता है कि नहीं, उसकी एक जिम्मेदारी कवि के रूप में है। लेकिन इस जिम्मेदारी के महसूस करने के बावजूद वो जब चाहे तब कविता नहीं लिख सकता। ठीक बात। क्योंकि मुझे ऐसा याद आता है कि मैंने जब पहली बार जो कविता लिखी एलन गिल्सवर्थ के उस रिकॉर्ड को सुनकर, जो मैंने अपने एक राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर विजय चौहान के यहाँ मैंने सुना था। मेरे साथ मेरे मित्र ग्रंथ शिल्पी के श्याम बिहारी राय भी थे। जी। तो उस वक्त जो वो अमेरिका पर एक प्रकार से अभिशाप वर्षा सा कर रहा था, दी हाउस में, गिन्सबर्ग। हाँ। तो उससे मुझे लगा कि मैं अपने देश को इस निगाह से देख सकता हूँ क्या। लेकिन जब मैंने वो देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये निगाह तो गिन्सबर्ग की नहीं है, मेरी है। क्योंकि मैंने अभी आज़ादी के बाद अपने देश को जिस तरह से समझा और जो महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारे सपने थे, जो हमारे जीवन का यथार्थ है, उसमें कितना बड़ा फासला है। उसके बाद भी जो कविताएं मेरी आईं, जैसे अभी आपने भीमबेटका का जिक्र किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रत्यक्ष जीवन के अनुभव होते हैं, उनमें से जो बहुत ज़्यादा संवेदना को इकट्ठा करते हैं या सघन करते हैं, वह अनुभव मुख्यतः कविता के अनुभव होते हैं, और वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए हमेशा बेचैन रहा करते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने कवि को महसूस किया। और मेरे कवि को लेकर मैं आपसे बताऊं कि बहुत सारे अलग अलग मतांतर रहे। जैसे कि नागार्जुन और भवानी प्रसाद मिश्र जैसे बड़े कवियों ने मुझे कहा कि तुम अपने कवि की उपेक्षा क्यों करते हो।
बल्कि भवानी प्रसाद जी मिश्र ने तो मुझे काफ़ी मेरी कविताओं को प्रकाशित करने में भी प्रोत्साहित किया। लेकिन अगर नागार्जुन जी ने मुझे बहुत डांटा नहीं होता तो मैं अपना संग्रह शायद न दे पाता, मौसम की चिट्ठी। और उनका कहना ये था कि तुम कवियों के मित्र हो, उनके ऊपर लिखते हो, उनकी सेवा करते हो, लेकिन ये लोग तुम्हें क्यों नहीं कहते कि तुम अपनी कविताएं भी प्रकाशित करो। तब मुझे लगा कि नहीं, इसका मतलब ये है कि मेरी कविताओं में भी कुछ ऐसा है जो प्रकाशन की मांग करता है। ठीक बात। तो धीरे धीरे वो मेरा विश्वास तो बढ़ा। बाद में तो चूंकि मैं आलोचना में काम करता ही रहा हूँ और शुरुआत मेरी कविता के साथ साथ आलोचना की भी हो चुकी थी। और एक घटना और भी घटी मेरे जीवन में त्रिपाठी जी, कि मैं धोती कुर्ता तो पहनता था, लेकिन एक दिन पैंट शर्ट पहन के अपने गुरुजी आचार्य वाजपेयी जी के पास चला गया। तो थोड़ा बहुत काम वाम करने के बाद जब मैं उठने लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो कवि और लेखक हैं, आप ये क्लर्कों की ड्रेस पहन कर क्यों आ गए। तो वो वाक्य मुझे ऐसा लगा कि फिर मैंने उसी दिन से पैंट वगैरह पहनना छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि कलाकार का जो वस्त्र है वो भी उसके अभिव्यक्ति और जीवन के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा। कोई जरूरी नहीं कोई बड़ा सिद्धांत हो, लेकिन उन्होंने जो वाक्य कहा कि आप तो कवि और लेखक हैं, आप दूसरों की निगाह से अपने को क्यों देखते हैं, तो उसमें से एक बात और निकल के आई कि हमें अपने अनुभवों की निगाह से देखना चाहिए। और वो जो बात थी, धीरे धीरे जब मैंने समझा तो मुझे लगा कि नहीं, कभी वह सब देख लेता है जो उसका अपना देखा हुआ भी है, और वह भी देख लेता है जो उसके समय का देखा हुआ। बहुत अच्छा। तो ये दोनों बातें मिल करके एक कवि को रचती हैं। क्योंकि अगर वो केवल अपना देखता है तो फिर वो कविता तो लिख लेगा, लेकिन उसकी कविता फिर समाज की, लोक की या देश की कविता नहीं होगी। इसलिए उसे अपना भी देखना चाहिए, लेकिन अपना देखने के साथ साथ जो उसके आसपास चतुर्दिक जमाना घट रहा है निरंतर, प्रभावित हो रहा और प्रभावित कर रहा है, उसे भी देखना चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने समय से जुड़ करके जब तक नहीं लिखेगा तब तक अच्छी रचना कैसे हो सकती है। और हरिशंकर परसाई कहा करते थे कि जो शाश्वत साहित्य लिखते हैं उनका साहित्य मर जाता है, और जो रोजमर्रा के जीवन पर लिखते हैं उनका साहित्य बिल्कुल जीवित रहता है। आपने अभी चर्चा की मेरा देश कविता की, और जहाँ तक मुझे याद है भवानी भाई ने ही इसको छपवाने में आपके लिए उन्होंने ही मदद की थी, आग्रह किया था कि इसको छपना चाहिए। वो कविता मुझे भी बहुत अच्छी लगी, लंबी कविता वह है। वो अपने देश के बारे में कई कोणों से आपने अपने देश को देखा है, जैसे एक प्रिज्म को देखते हैं, कई तरह की जो विडंबनाएं हैं, उसकी जो अंतर्विरोध हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने देखा। तब मेरी उम्र कुल मिला के 27 साल थी। जी। और इतनी समझ तो मुझ में आ ही गई थी, क्योंकि मैंने वो नेहरू का ज़माना भी देखा था, और मैंने लाल बहादुर शास्त्री का ज़माना भी देखा था, बाद के ज़माने भी जो उसके बाद आ रहे थे वो भी देखा था। तो इसलिए मुझे अपने आसपास की राजनीति, उसकी व्यवस्था, वो सब तो दिखाई पड़ ही रहा था। उसकी आपको कुछ पंक्तियाँ यदि याद हों तो, क्योंकि उसकी जो लय है वो आज के कवियों को सीखना चाहिए कि कविता में किस प्रकार से लय और आधुनिक बोध के साथ नई कविता में कैसे आती है। नहीं, जैसे कि कुछ उसकी अंतिम पंक्तियां मैं आपको सुना सकता हूं, और जो उसकी विडंबना को उजागर करती हैं, लेकिन शुरुआत मैंने जो की उससे मेरी अपने देश के प्रति निष्ठाओं का पता चलता है। जी जी जी। जैसे मैंने शुरू किया कि मेरे देश को गालियां मत दो, मेरा देश कल्पना है, धरती के आंगन में एक अल्पना है, मेरा देश नदियों में बहता है, ऋतुओं में हंसता है, मेरा देश रोज रोज दुर्भाग्य के दलदल में धंसता है। ये उसकी शुरुआती पंक्तियां हैं। लेकिन इसकी अंतिम पंक्तियां हैं कि मेरा देश घटाओं से भी काला है और मेरा देश कोढ़ से भरा उजाला है। जब मैंने इसको पहली बार परसाई जी को सुनाया था, विदिशा में हम थे, वेणुगोपाल थे, परसाई जी थे, तो उन्होंने कहा कि ये इमेजरी तो हिंदी कविता में है ही नहीं, कोढ़ से भरे उजाले की। कोढ़ को लोग प्राय उस रूप में नहीं देखते जिस रूप में तुमने देख लिया है। मेरा देश कोढ़ से भरा उजाला है, मेरा देश अजायब घर है, मन बहलाता है, मेरा देश शेख चिल्ली के सपन सजाता है। और फिर मैंने लिखा, मेरा देश कालिदासों सा डाल पर, मेरा देश मस्त है अपने हाल पर। तो ये जो मैंने अंत में
जहाँ समाप्त किया है उससे आप समझ सकते हैं कि इस मस्ती में एक खास प्रकार का भीतरी दर्द छिपा हुआ है कि कसमसाहट है कवि की को बदलना भी चाहिए देश को, केवल मस्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो बदलता है उसी में गति होती है, जिसमें गति होती है वही जीवन है। बहुत अच्छा। हाँ, ये आपने एक तो अपने देश को लेकर के पूरे कविता को के शिल्प का निर्वाह जिस तरह से किया है जी, वो कविता के प्रेमियों को, समीक्षकों को एक तरह से बहुत ही मार्क करने की, नहीं उनके उसको लिए मिला नोट भी, करने फिर की चीज़ है। प्रगतिशील हाँ, कविता के मील के पत्थर में ये कविता आई। हाँ, और मतलब अभी भी है वो, हाँ, क्योंकि जो डॉक्टर रणजीत जो वादा के थे वहाँ अग्रवाल जी के बहुत स्नेह पात्र थे, उन्होंने ही वो संग्रह पहले किया। और उसमें तमाम बड़े लोगों की कविताएं हैं। और लेकिन जो आजकल के जो नौजवान प्रगतिशील हैं, नववाम वाले, वो उनमें अभी नहीं है, क्योंकि जिस समय वो संग्रह है। क्योंकि अनुभव जितना ही समृद्ध हो और संवेदना जितनी गहरी हो, उसके साथ शिल्प की पकड़ भी वैसी ही होनी चाहिए। और आपकी कविताओं में जो खूबी मुझे लगती है कि आप जिस तरह से पर्यवसान करते हैं कविताओं का, आपकी खासतौर से आपकी छोटी कविताओं में, तो अंतिम पंक्तियों में जो पूरी एक दृष्टि उभर करके आती है और कविता का एक जो समापन होना चाहिए जिस तरह से, वो संस्कृत के कवियों में जैसा मैं देखता हूँ कि 3 चरण तो सब लिख लेते हैं, लेकिन चौथे चरण में जो बात आती है उससे फिर कविता बनती है। तो कविता जहाँ अंत पर पहुँचती है, जहाँ वहाँ कविता का मर्म कैसे खुलता है, ये आपकी कविताओं को पढ़ते हुए हमको लगता है। तो ये शिल्प की भी बात होनी चाहिए। आप कविताओं में जिस तरह से शिल्प बनाते हैं और लय का निर्वाह करते हैं, छंदों का चयन करते हैं, और आपकी जो लंबी कविताएं हैं जैसे भीमबेटका है और मानवीय रिश्तों पर, पारिवारिक संबंधों पर आपने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, लंबी कविताएं भी हैं। काका है, गंगा है, माँ को लेकर बहुत मार्मिक कविता है, गुरु वही थी मेरी, जी, और बेटी के लिए विदा गीत, यह उतनी ही स्नेह से भरी हुई कविता है। तो ये जो लंबी कविताएं हैं इनके शिल्प में और जो आपकी छोटी कविताएं हैं उनके शिल्प में किस प्रकार से अंतर आता है और छंदों का चयन आप कैसे करते हैं। खासतौर से एक उल्लेखनीय कविता मुझे जो आपकी लगती है वो हे इंद्र तुम इतना खाते हो क्यों, और ये थोड़ी जटिल कविता है। हे इंद्र तुम इतना खाते क्यों, तो इस पर भी आपसे कुछ सुनना चाहते थे कि ये क्यों आपने इस कविता की परिकल्पना किस तरह से आपने की है। जो सवाल किए उसमें सबसे पहले तो जो शिल्प वाली बात है जी, तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत इसलिए नहीं है त्रिपाठी जी कि मैं आलोचक हूँ, इसलिए मैं तमाम कवियों के शिल्प को देखता रहता हूँ और कभी कभी निगाह भी जाती है। लेकिन एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि आपको तो पता है कि नागार्जुन जी मेरे यहाँ 27 वर्ष तक साल में 2 महीना, 2.5 महीना, 1.5 महीना रहते थे, जब आप भी आते थे उनसे मिलने सागर से। हाँ। तो एक बार उन्होंने मुझे कहा, वो बहुत कम समय देते थे बातचीत करने का, हमारे भी बहुत कम थे, बहुत तो थे, लेकिन जो बोलते थे वो अविस्मरणीय, हाँ अविस्मरणीय रह जाता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बीच तुमने क्या लिखा है सुनाओ। तो सलभ भी थे मेरे मित्र, आप जानते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात है जी। चाय पर हम लोग बैठे थे, चाय का कप सामने था, तो मैंने कहा कि सचमुच सुनाऊं बाबा। तो उन्होंने कहा हाँ सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ, नहीं तो मैं तो कहता नहीं तुमसे। तो मैंने सुनाया कि पतझड़ लटका हुआ है पेड़ से, पतझड़ लटका हुआ है पेड़ से, पेड़ की चुप्पी तो देखिए, देखिए उसका धैर्य, पतझड़ लटका हुआ है पेड़ से। अब उन्होंने बहुत ही विस्फोटक प्रतिक्रिया दी और मुझसे न कह के उस सलभ से उन्होंने कहा कि तुम इनके दोस्त बनते हो और तुम इनको सिखाते नहीं हो, समझाते नहीं हो, इनकी मदद नहीं करते। तो सलभ ने कहा कि कविता तो ये कंप्लीट है, आप इसमें कहाँ क्या चूक पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कविता कंप्लीट है। अब मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं बीच में बैठा हूँ, सलभ किनारे बैठा है, तो मुझसे कह रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि ये जो पतझड़ है ये तत्सम है या तद्भव है। उन्होंने कहा कि ये जो लटका हुआ है ये क्या है, तो हम लोगों ने कहा तद्भव है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो धैर्य है ये तत्सम है, तद्भव है। तब हम लोगों की पकड़ में आया कि धैर्य जो है वो तत्सम है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो उन्होंने कहा ये तद्भवों के साथ जो आपने तत्सम लिया है उससे भाषा का जो
माने संस्कार है वो नष्ट हो रहा है और ध्वनि बदल रही है। हाँ, तो हमारे शिक्षकों में ऐसे गुरु थे जो इस तरह से समझाते थे, या उन्होंने कहा कि हर छंद हर मूड के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक बात। हर छंद का अपना, हर मूड का अपना छंद होता है। कोई कवि उस मूड को पकड़ पाता है कि नहीं। जैसे प्रसाद ने आंसू में जो छंद लिया है वो उनके मूड के, उसके अनुभवों के अनुरूप है। बहुत कम लोग इस पर विचार कर पाते हैं। और कभी कभी तो वो जो एक प्रकार से कहिए कि जिसको आप लोग पद विन्यास कहते हैं, उसी में गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए मुझे वो एक दोहा है जो मेरा माने अघोषित गुरु है के रूप में काम करता है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। वाह। तो ये जो उसने कहा कि आप जब पद माने स्थापना कर रहे हैं तो उस पद स्थापना में आपने सही पद का सही स्थान पर प्रयोग किया है कि नहीं, उसको प्लेसिंग ठीक की है कि नहीं। तो इससे ये जो मैं आलोचना में काम करता रहा तो उससे मैंने अपने आप को आत्मशिक्षित प्रशिक्षित भी किया। बहुत अच्छा। और आपने लंबी कविताओं के बारे में बात की जी। तो लंबी कविताओं में तो कभी कभी ऐसा होता है, हालांकि जैसे भीम बैठका है और इंद्र वाली कविता है, ये पहले तो आ गई। और पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैं यहाँ भोपाल आ गया था उत्कृष्टता संस्थान में और भीम बैठका कविता मैं जा रहा था गोवा, आपको विश्वास नहीं होगा, अचानक मैं खिड़की के पास बैठा था ट्रेन में और मुझे जो है वो ये कविता आई तो मैंने डायरी निकाल के नोट कर लिया। कुल मिला के 4.5 पेज की कविता, वो भी मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा कभी। पहला ड्राफ्ट उसका, पहला ड्राफ्ट। आज उसका जो सारा ड्राफ्ट है वो 22-23 पेज का है। तो हमारे मित्र विनय दुबे और नरेंद्र जैन को मैंने सुनाया तो उन्होंने कहा कि कविता तो अच्छी है, विषय भी अच्छा है, भीम बैठका पर अभी तक किसी ने लिखा भी नहीं है, लेकिन इस पर काम करने की ज़रूरत है। तब मैं रहता तो विदिशा था लेकिन अप डाउन करता था, तो मैं रोज़ सुबह निरंतर लिखता था थोड़ा सा, और फिर ये कविता को फिर मैंने फिर से इसको सजोने की और अभिव्यक्त करने की कोशिश की। परिणाम क्या हुआ कि वो कविता जब 7-8 पेज की हो गई तो हमने नवभारत में सतीश जायसवाल थे उस समय, जो आजकल रायपुर में हैं, तो उन्होंने वो नवभारत में तो उन्होंने कहा हम इसको अखबार में छापना चाहते हैं। तो हमने कहा यार ये तो अभी हम लिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या हुआ, हमने कहा अखबार में क्या छापेंगे, कविता अखबार। उन्होंने कहा हम तो छापेंगे, लेकिन उन्होंने एक नोट के साथ छापा। फिर उसके बाद मैंने उस कविता को लिखा दोबारा, और फिर 12 पेज का हुआ तो कमला प्रसाद जी ने कहा कि हम इसको वसुधा में छापेंगे। तो ये कविता थी जो अलग अलग संस्करणों में अलग अलग जगह छपी, और फिर बाद में वो 12 पेज की कविता फिर 22-23 पेज की कविता हुई। तो धीरे धीरे चूँकि उसके पीछे महाभारत की कथा काम कर रही थी, तो कथा भी मेरी मदद कर रही थी, और उस कथा के साथ महाभारत के जितने रेंज हैं उसमें प्रकृति भी है, पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, और एक प्रकार से ज्योग्राफिकल फिनोमेना भी है। वो सारी चीज़ें आती चली गई हमारे अपने समय। आपने देखा होगा कि भीम बैठका में मैंने कुछ पंक्तियाँ 1-1.5 पेज इन्वर्टेड कामा में लिखा, वो सीधे सीधे भी महाभारत का ट्रांसलेशन है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें वो आपने जो मेरे पांडित्य की बात की, तो मेरा पांडित्य, मेरा आलोचक और मेरी अनुभूति और मेरी कल्पना, ये सब मिल करके किसी लंबी कविता को उसकी बहुत अच्छा मैंने परिणत देते हैं। ये मैंने कहा। ये आपने अपनी पूरी रचना प्रक्रिया पर आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है कि आलोचक का विवेक और जो समझ है वो साथ साथ चलती है, कविता के शिल्प को संवारती है, उसको परिणति पर ले जाने में आपके साथ बनी रहती है। और बड़े कवि का ही लक्षण है, जितने महान कवि हुए हैं उन सभी में ये बात हम पाते हैं। तो विजय बहादुर जी की लंबी कविताओं में हम बात देखते हैं, और उनकी और भी जो लंबी कविताएं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे इंद्र वाली कविता पर हमने बात की, तो मैं जानना चाहता था कि उसके सूत्र आपने कहाँ से लिए हैं, क्योंकि आपने सभ्यता का विमर्श उसमें किया है। हाँ, किया है। प्राचीन पूरे जो हमारा आख्यान शास्त्र है उसका विमर्श किया है। नहीं, मैंने उसमें वेद से लेकर के पुराण तक की सारी किस्से को लिया। आपका जो अध्ययन है और अनुभूतियां हैं, ये तो आप कह ही चुके हैं कि मैं अध्यापक रहा, मैं पढ़ाता रहा, तो मुझे अपने पूरे माइथोलॉजी, रिलीजन, फिलॉसफी
उन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत ज्ञान फिर आप लोगों के सत्संग में नागार्जुन थे, आप थे, आचार्य राममोहन जी त्रिपाठी थे, कमलेश दत्त जी थे, हाँ, फिर हाँ, भवानी भाई थे। ठीक है। भवानी भाई भी संस्कृत खूब पढ़े हुए थे। हाँ, तो मेरा मतलब यह है कि उन लोगों के संपर्क में रह करके फिर मेरे गुरु जी थे, तो एक प्रकार से हमारे भीतर एक खास प्रकार की समृद्धि तो आती ही जा रही थी। और इंद्र एक ऐसा था जिस पर प्रसाद जी बार बार वही सोचा मैं कहना करते चाह थे। रहा था कि प्रसाद जी ने इंद्र पर लिखा अच्छा, है। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि वैदिक काल से लेके तुलसीदास तक इंद्र निरंतर यात्रा कर रहा है हाँ, और उसको कोई छोड़ नहीं रहा, चाहे जिस रूप में याद करे लेकिन याद कर रहा है। तो मैं जिस परिवार में रहता था, आप जानते हैं, वो वृंदा मोहता का परिवार था, तो लोग खूब खाते पीते भी थे, ज़्यादा खाते थे तो बीमार भी पड़ जाते थे, फिर वो भागवत भी सुनते थे। तो वहाँ से वो कविता, ये बहुत छोटे से अनुभव था, प्रेरणा थी कि बहुत छोटे से घटना थी, लेकिन मुझे लगा कि ये लोग जो हैं संयम नहीं बरतते। हाँ, उसका कारण यह है कि इनके पास इतना पैसा है, इतनी समृद्धि है कि वो सोचते हैं कि हर चीज़ का इलाज किसी डॉक्टर से हो जाएगा, लेकिन शास्त्र नहीं, अपना धर्मशास्त्र बताता है, नीति शास्त्र बताता है कि संयम सबसे बड़ा इलाज है किसी भी चीज़ का, चाहे वो सत्ता हो, चाहे अन्य प्रकार का भोग हो। तो मेरा ये कहना है कि इंद्र वाली कविता इसी रूप में आई कि एक संयम होना चाहिए। जब किसी सत्ता का या किसी भी बात का, भोग का अतिचार हो जाता है तो उसका विनाश सुनिश्चित है और लोक विद्रोह हो जाता है। छोटी कविताओं पर हम बात कर लें और मैं आपको कुछ कविताएं सुनाता हूँ, वही मैं तो वो कहने ज़्यादा वाला था। ठीक रहेगा। दो लड़कियां हैं या अन्य जो कविताएं आपकी एक बहुत कविता मार्मिक अभी कविताएं मुझे हैं। याद आ रही, थोड़ी सी बहुत मुझे अच्छी लगती है। वह एक टहनी फूल की कुछ कह रही थी शाम से, वह एक टहनी फूल की कुछ कह रही थी शाम से, मैंने कहा लेकिन सुना कितनी बड़ी ये भूल की, वो एक टहनी फूल की। ये है। फिर एक कविता है, चल नदी सी, ये चल, एक प्रकार से गजल है। चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल। इसको चिन्मयी त्रिपाठी ने संगीतबद्ध भी किया है जी। चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, शोख सुर्ख सुबहों में धीरे धीरे ढलती चल। चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, शोख सुर्ख सुबहों में धीरे धीरे ढलती चल, तप रहा हो जब सूरज बर्फ सी पिघलती चल। तप रहा हो जब सूरज बर्फ सी पिघलती चल, मोड़ मोड़ पहरे हैं रास्ते बदलती चल, ठोकरों का डर कैसा बस की बस संभलती चल, रात के अंधेरों में जल दिए से जलती चल, दूर तक है खामोशी याद सी टहलती चल, चल नदी से चलती चल, लहर सी मचलती चल। मैं एक कविता आपको और सुना दे रहा हूँ। विश्वास एक खूंटी है, यह भी अच्छी कविता है आपकी। वो तो बहुत छोटी कविता है, लेकिन वो मेरे जीवन में एक अनुभव घटा था और सचमुच विश्वासघात मैंने किया था, इसलिए उस विश्वासघात से मेरा एक रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। तब मैंने ये लिखा था, मैंने वो मेरे निजी जीवन में घटा था। विश्वास तब मैंने लिखा था कि नहीं, विश्वास कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तो लिखा कि विश्वास एक ऐसी खूंटी है जिस पर टंगे हैं सबके कपड़े। विश्वास एक ऐसी खूंटी है जिस पर टंगे हैं सबके कपड़े, उसके भी जो विश्वासघाती है। एक कविता और गजल के रूप में मैं आपको सुना देता हूँ। करीब मेरे मगर खुद के आसपास हो तुम, लहकती बुझती हुई आग की उजास हो तुम। करीब मेरे मगर खुद के आसपास हो तुम, लहकती बुझती हुई आग की उजास हो तुम। चहकते गाते परिंदे की तुम खामोशी हो। बहुत अच्छा कहा। चहकते गाते, वस्तुतः ये मैं आपको बता दूं कि वयासंधि के कवि के रूप में विद्यापति बहुत याद किए जाते हैं। मैंने उस वयासंधि को इस गजल में पकड़ने की कोशिश की है। चहकते गाते, बचपन है, चहकते गाते परिंदे की तुम खामोशी हो, ये कैशोर्य है। चहकते गाते परिंदे की तुम खामोशी हो, खिली सुबह की तरह शाम सी उदास हो तुम। वाह, बहुत अच्छा। चहकते गाते परिंदे की तुम खामोशी हो,
खिली सुबह की तरह, शाम सी उदास हो तुम, हजार चुप से घिरी हाँ, हलचलों के घेरे में। हजार चुप से घिरी हलचलों के घेरे में, रुकी रुकी सी हिचकती सी कोई सांस हो तुम। वाह, बहुत हजार ही चुप अच्छी से बातें घिरी हुई। हलचलों के घेरे में, रुकी रुकी सी हिचकती सी कोई सांस हो तुम। हाँ, बने नहीं कि टूट जाए एक बुत जैसे। ये मैंने मेघदूत से लिया, उनके यक्ष ने जो चित्र बनाया और रोने लगा और हाँ, फिर हाँ, वो चित्र मिट जाता था, हाँ, हाँ। वहाँ से मैंने लिया कि परंपरा से कैसे लेते हैं। हाँ, बने नहीं कि टूट जाए एक बुत जैसे, इतनी आम इतनी आम इतनी खास खास हो हो तुम। तुम, बहुत अच्छा। फिर लिखा, फिर अंतिम है कि कभी निगाह की हद में कभी होकर बेहद, कभी निगाह की हद में कभी होकर बेहद, कभी यकीन में ढलती कभी कयास हो तुम। बहुत अच्छा, बहुत खूब। हमने बहुत अच्छी तरह चर्चा की विजय बहादुर जी से, उनकी जो रचना प्रक्रिया है उस पर बात हुई, और ख़ास बात जो हमने जानी कि उन्होंने गुरुजनों से बहुत कुछ सीखा, अपने समकालीन वरिष्ठ कवियों से उनको बहुत कुछ मिला, मार्गदर्शन भी मिला। नागार्जुन, बाबा नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र और भी जो अन्य कवि उनके संपर्क में रहे हैं, और जितने बड़े वे समीक्षक हैं उतना ही प्रखर उनका चिंतक है, और कवि के रूप में भी उनके समीक्षक और उनके चिंतक ने उनका किस प्रकार से साथ दिया। तो ये जो पूरी रचना प्रक्रिया विजय बहादुर जी की है, और ख़ास तौर से उनकी लंबी कविताओं में शिल्प का निर्वाह जैसे वे करते हैं, कहाँ वे छंद बदलते हैं, इसमें उनका आलोचक विवेक उनकी मदद करता है, और उनकी जो संवेदनाएं किस प्रकार से कहाँ से समकालीन जीवन से वे प्रसंग उठाते हैं, और ऋग्वेद से लगा करके समकालीन साहित्य और समकालीन जीवन के अनुभवों तक इतना बड़ा दायरा वे अपनी कविताओं में समेटते हैं। निश्चित रूप से विजय बहादुर सिंह हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि हैं, और यह जो उनका प्रतिनिधि कविता संग्रह आया है, यह हिंदी की कविता की एक संभावना को भी उजागर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिला, नया भी सुनने को मिला। सवाल जो किए थे उनका मैं शायद कोई जवाब संतोषप्रद दे पाया। काफ़ी कुछ जवाब अच्छी तरह आपने दिया, और अच्छी चर्चा। हम लोग दूरदर्शन के भी आभारी हैं कि उन्होंने हम दोनों की ओर से दूरदर्शन को आभार।